बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वर्कशॉप का पहला दिन हमारा और शुरुआत कर रहे हैं हम लोग ओवरहेड्स के साथ। ओवरहेड्स क्या हैं? पहले आप लोग बताएं, क्या आप याद है ओवरहेड्स के बारे में? ओवरहेड्स के बारे में क्या बातें याद हैं जो जहन में आ रहा है? बोलते हैं ओवरहेड से रिलेटेड। एक्सपेंसेस और क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास ऐसे होते हैं जो कि किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक प्रोजेक्ट से डायरेक्टली परटेन कर रहे होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं सर? जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट या किसी चीज के साथ ट्रेसेबल नहीं होते। फिर इसके बाद हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती है। एक हमारे पास होती है प्राइम कॉस्ट और एक होती है हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? सर प्राइम कॉस्ट हमारे पास एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि उस प्रोडक्ट के अंदर मेनली पार्टिसिपेट कर रही होती है। उस प्रोडक्ट के अंदर मेनली पार्टिसिपेट कर रही होती है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर, क्या ये मेरी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है? नहीं, ये मेरी प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ खर्चे होते हैं जो कि कन्वर्जन के लिए काम में आते हैं। कन्वर्जन के लिए किस तरह के खर्चे आते हैं सर? लेबर कॉस्ट होती है आपके पास। फिर इसके अलावा आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह होते हैं जो कि किस सूरत में क्लासिफाई हो रहे होते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। सर उसके अलावा आपके पास कॉस्ट का बिहेवियर किस किस तरह का होता है? सर कुछ खर्चे होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं। मिसाल के तौर पे एक यूनिट बनाऊंगा तो 1 किलो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। एक यूनिट बनाऊंगा तो लेबर का 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो मुझे फैक्ट्री का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? नहीं, मुझे फैक्ट्री का किराया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ खर्चे होते हैं जो कि आपके पास वेरिएबल होते हैं और कुछ खर्चे होते हैं जो कि आपके पास फिक्स्ड खर्चे होते हैं। फिर उसके अलावा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि सेमी वेरिएबल होते हैं, जैसे कि अगर, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, अगर मैं आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक कंडीशन लगा दूं कि अगर इतने तक का बिल आएगा तो 40 रुपये पर यूनिट, और अगर इससे ज़्यादा का बिल आएगा, या फिर आपके मीटर के अंदर मैं एक फिक्स्ड रेंट ऐड कर दूं कि 2000 रुपये का फिक्स चार्ज प्लस इतने का बिल लग रहा होगा, तो इसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपको भी फिलहाल बहुत कम देखने को मिलेगी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या मैंने कहा? कम देखने को मिलेगी, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कुछ भी। तो तैयार हमें हर सूरत में रहना है। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। सर स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट होती है आपके पास कि मैं एक कमरे के अंदर प्रोडक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पर रूम का किराया है लेट से 20,000 रुपये। अगर मैं यहाँ पर 1000 यूनिट बनाता हूँ जो कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, तो मुझे रेंट कितना देना पड़ेगा? 20,000। लेकिन अगर मैं 1000 से बढ़ाकर 1010 यूनिट करता हूं तो मुझे एक और रूम रेंट भी लेना पड़ेगा, उसका रेंट भी फॉर सपोज 20,000 रुपये है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1000 यूनिट्स के लिए कितने ओवरहेड्स दे रहे होगे या कितनी फिक्स कॉस्ट दे रहे होगे? 20,000। लेकिन जहां पर आपने 1010 यूनिट किए तो कितनी हो गई फिक्स कॉस्ट? 40,000। तो एक ऐसा स्टेप आता है जिसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर मैं इसी पॉइंट को, क्योंकि अब हम सब पढ़ चुके हैं, लिंक कर दूं किसके साथ? डिसीजन मेकिंग के साथ, तो आपके पास एक सवाल बन जाता है कि यार अगर एक कंपनी है जो कि ये सोच रही है कि मैं 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाऊं, तो वहां पर आपको ये स्टेप फिक्स कॉस्ट नजर आएगी, तो आप वहां पर 40,000 को अकाउंट फॉर करोगे या एडिशनल 20,000 को? क्यों? क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ हुई। आई बात समझ? प्रोडक्शन वर्सेस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सर ये क्या होता है? सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आपके परटेन कर रहे होते हैं प्रोडक्शन से। मिसाल के तौर पे कहां पर इनकर हो रहे हैं? वो फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर अंदर, इनकर्ड इन द फैक्ट्री। और फिर आपके पास कुछ होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरली परटेन कर रहे होते हैं किस चीज़ से रिलेटेड? आपकी मैनेजमेंट लेवल पर। लाइक से जो हेड ऑफिस में बैठकर अकाउंटेंट काम कर रहा है, अब उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो काम हमारी कंपनी के लिए कर रहा है, तो इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो कि चीज बेचने के या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह में इनकर हो रहे होते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट, ये यहाँ पर एक अहम कॉन्सेप्ट है कि सर हमारे पास एक होती है क्या? किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, और एक होती है हमारे पास पीरियड की कॉस्ट। सर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो सकती है? सर प्रोडक्ट कॉस्ट आपके पास हो सकती है कि फॉर सपोज मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी, तो मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगा और जब उसे बेचूंगा तो COGS में
चार्ज कर दूंगा, यही मेरे पास तरीका होता है। लेकिन अगर मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है तो क्या मुझे उस फैक्ट्री का रेंट कब चार्ज करना चाहिए? ये जवाब इसका मेन है सर। वो डिपेंड करता है, देखो अब हम कोई ओवरहेड्स नहीं पढ़ रहे, अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं पूरा। तो अब ये वाला जवाब आना चाहिए। हाँ, पहले आप मुझे जवाब देते तो मैं मान लेता, लेकिन अब जो आपका जवाब है वो ये होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्ट्री का रेंट है तो उसको कहाँ चार्ज करना चाहिए, तो अब आप क्या जवाब देंगे? सर डिपेंड करता है कि मार्जिनल है या एब्सॉर्प्शन। अगर मार्जिनल है तो पीरियड कॉस्ट बनाकर पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दो, लेकिन अगर एब्जॉर्प्शनल है तो फिर मैं क्या करूं? मैं उसको गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। अल्टीमेटली जब गुड्स सोल्ड आउट होगी तो मेरे पास वो कहां जा रहा होगा? पीएनएल के अंदर जा रहा होगा। और अगर कोई गुड्स इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर पड़ी हुई होगी तो फिर वो स्टॉक का वो कॉस्ट कहां जा रही होगी? एसओएफपी के अंदर नजर आ रही होगी। ये बात सबको समझ में आई? कॉस्ट सेंटर्स। अब सर हमारे पास ओवरहेड्स के अंदर एक बुनियादी एक अहम कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉस्ट सेंटर का। हमारे पास जब खर्चे हो रहे होते हैं ना, एक तो सीधी सीधी कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल खरीदो लगा दूं, लेकिन बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि किसी एक जगह से इनकर नहीं हो रहे होते बल्कि ओवरऑल फैक्ट्री से पर्टेन कर रहे होते हैं। एक फैक्ट्री में हम गए, वहां पर 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। एक तरफ हेड एंड शोल्डर बन रहा है, एक तरफ टूथपेस्ट बन रहा है, एक तरफ ब्रश बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि ब्रश की कीमत क्या होती है? ब्रश कितने का बिकता है? 100 रुपए का। और टूथपेस्ट 200 रुपए का। और हेड एंड शोल्डर का शैम्पू कितने का? 400 रुपए का। तो क्या इन सब की सेलिंग प्राइस बराबर है? क्या इन सब की कॉस्ट बराबर होगी? नहीं होगी ना। कॉमन सेंस की बात है। जब सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है तो मेरे एक नॉर्मल दिमाग क्या कह रहा है कि कॉस्ट भी बराबर नहीं होगी। अब इस सिचुएशन में मुझे एक बात बताओ, एक ही फैक्ट्री में चारों चीजें बन रही हैं, तीनों चीजें बन रही हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस चीज को कितना खर्चा एलोकेट कर? यहां पर आपको ओवरहेड गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर 2 3 4 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, अब उन 2 3 4 के अंदर ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो गए, हो सकता है कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो कि इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। मिसाल के तौर पे इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम करते हैं वो कैंटीन जाते हैं खाना खाने के लिए, वो कैंटीन जाते हैं खाना खाने के लिए। तो अब कैंटीन का जो खर्चा है वो किसके लिए इनकर हो रहा है? इन्हीं लोगों के लिए इनकर हो रहा है। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि मैं उस कैंटीन के खर्चे को कहाँ एलोकेट करूं? तीनों में। ये क्यों नहीं बोला कि वहां डाल दें सर पीएनएल के अंदर पीरियड कॉस्ट बनाकर? सर सोचिएगा, लॉजिकली सोचना। वहां पर खाना कौन खा रहा है? लेबर। लेबर खाना खाएगी तो प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी तो इसीलिए मैं उसको प्रोडक्ट में कैपिटलाइज कर रहा होता हूं। बात समझ में? तो अब यहां पर मसला यह आता है किस डिपार्टमेंट ने कितना खाना खाया इस बेस पर एलोकेट करो। किस डिपार्टमेंट ने कितना खाना खाया इस बेस पर एलोकेट करो। किस डिपार्टमेंट में, अल्टीमेटली तो कॉन्सेप्ट यही लग रहा है ना कि किस डिपार्टमेंट में कितना खाना खाया उसी बेस पर एलोकेट करूं। भाई यहां पर 100 मजदूर खाना खाते हैं, वहां 10 मजदूर खाना खाते हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर 100 मजदूरों की कॉस्ट डाल दे और यहां पर 10 मजदूरों की कॉस्ट को एलोकेट कर दीजिएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर आपके पास कॉस्ट सेंटर का एक कॉन्सेप्ट आता है। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने उस कैंटीन का खर्चा उठाया और उठाकर इन 3 डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिया। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। मैंने यहां पर 3 डिपार्टमेंट्स थे, ए बी सी डी। ये डी जो है ना मेरे पास, ये है फॉर सपोज कैंटीन। कैंटीन। अब सर मसला ये आया कि ये 3 डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे थे, काम करते करते खाना खाने चले गए, तो आखिर में हमारे पास जब बिल आया तो टोटल कैंटीन का बिल, गर्मी हो रही तो पहले इधर आ जाए, जो टोटल कैंटीन का बिल आया हमारे पास, हमने क्या किया, हमने इस कैंटीन के बिल को उठाकर इन तीनों में एलोकेट करना है। तो इन तीनों में किस तरह से एलोकेट करेंगे आप? मैंने सिंपली बोला कि यहाँ पर कितने मजदूर काम करते हैं, 100, 20 और 40। इन तीनों का सम क्या बनेगा, 160। तो जितना भी खर्चा है उसको 160 से डिवाइड करो और तीनों में एलोकेट कर दो। तो ये मैंने डिसाइड किया
तो आप ये बोलेंगे कि सर हर जगह पर हम नंबर ऑफ लेबर्स की बेसिस पर एलोकेट कर दें। नहीं सर, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें ये वाली कॉस्ट किस बेसिस पर एलोकेट करनी है, और इस बेसिस को क्या कह रहे होते हैं, इसी को हम लोग आगे जाकर पढ़े होंगे एज एन एस्टिमेट। यही तो आपके एस्टिमेट्स हैं कि आप अपना ये खर्चा किस बेसिस पर एलोकेट कर रहे हैं, कहाँ पर भेज रहे हैं, ये आपके पास एस्टिमेट्स कहलाते हैं। फिर अगर कोई बिजली का बिल है इस कैंटीन का, अगर कोई बिजली का बिल है इस कैंटीन का या ओवरऑल, तो अब सवाल ये उठता है कि उस बिजली के बिल को किस तरह से एलोकेट होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे मुझे कि सर बिजली के बिल को मैं एलोकेट करूं नंबर ऑफ लेबर की बेसिस पे। नहीं सर, नंबर ऑफ लेबर इज नॉट रेलिवेंट। शायद कैंटीन के अंदर 200 मजदूर काम कर रहे हो, लेकिन वो 200 मजदूर बिजली थोड़ी खा रहे हैं, वो 200 मजदूर बिजली थोड़ी खा रहे हैं। कैंटीन में तो बिजली का काम ही नहीं है इतना ज्यादा। बिजली का काम तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बी के अंदर होता है, और वहां पर कितने मजदूर हैं, सबसे कम कॉस्ट इसको जा रही होगी। तो जो मेरा प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट है वो इस चीज को इजाजत नहीं देगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की एलोकेशन की बात आई, तो फिर मैंने अपनी बेस नंबर ऑफ लेबर्स रखी, लेबर आवर्स रखी, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शन आवर्स, मशीन आवर्स, किलोवाट आवर्स, इस तरह की चीजें जो कि डिपेंड कर रही हैं मशीन के ऊपर, जो कि डिपेंड कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही हैं। हाँ, अगर आगे जाकर पॉसिबिलिटी है आपके पास एक यूनिक सा सवाल आए कि आपके पास तो कैंटीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स लगे हुए हैं, ये तो चलते ही इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, तो फिर इस सिचुएशन में आप इनकी कंजम्पशन यूज कर लेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने ज्यादा रोबोट्स यूज हो रहे हैं। अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया है, तो वही आ सकता है, क्योंकि ये एआई रोबोट्स इनका ज़माना अब आना शुरू हुआ है। तो आपके पास सवाल आ सकता है कि हमारी फैक्ट्री में 10 डिपार्टमेंट्स हैं और 10 के 10 डिपार्टमेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है, कोई नंबर ऑफ आवर्स कुछ नहीं बताया उसने, किस पर एलोकेट करोगे, नंबर ऑफ रोबोट्स की बेसिस पे। जिस डिपार्टमेंट में जितने ज़्यादा रोबोट्स होंगे वो उतनी ज़्यादा ही कंजम्पशन कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी की। बात समझ में आई? आप क्या बोलोगे, नहीं सर हमने तो पढ़ा था कि लेबर की बेसिस पे नहीं करते, लेकिन यहां पर आपको एग्जामिनर ने डॉज कर दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, कैंटीन डी का जितना भी खर्चा होगा ये सारा खर्चा जीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने सारा खर्चा उठाकर एलोकेट किसको कर दिया, ए से लेकर सी तक को एलोकेट किया और इसके खर्चे को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो अब डिपार्टमेंट ए का कुछ खर्चा होगा, डिपार्टमेंट बी का कुछ खर्चा होगा, डिपार्टमेंट सी का कुछ खर्चा आ रहा होगा। अब मुझे ये देखना है कि डिपार्टमेंट ए बी और सी आपस में तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, ये आपस में अज्यूम करता हूँ कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो सर बस अब आप देख लें कि किस प्रोडक्ट को कितना खर्चा एलोकेट करना है। तो अब आप डिवाइड कर देंगे, डिपार्टमेंट ए से कितनी प्रोडक्ट गुजरी, बी से कितनी प्रोडक्ट गुजरी एंड सी से कितनी प्रोडक्ट गुजरी। ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि हम ओवरहेड्स को किस तरीके से एलोकेट कर रहे होते हैं। अब मसला कहाँ पर आता है, मसला हमारे पास आता है कि अगर मैं सी डिपार्टमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है डी को, और डी डिपार्टमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सी को, यहां पर सबसे बड़ा मसला आता है। और वो मसला क्या आता है कि हमने 100 रुपए उठाकर बांटे इन तीनों में, फिर सी का खर्चा उठाकर बांटना शुरू किया तो वापस डी के हिस्से में कुछ पैसे आ गए, फिर मैंने वो खर्चा उठाया बांटना शुरू किया तो वापस कुछ खर्चा आ गया। तो ये साइकिल घूमती रहेगी कब तक, जब तक वो नंबर जीरो हो जाए। जीरो कभी नहीं होगा, वो नियर टू जीरो पहुंच जाएगा, जीरो कभी नहीं हो सकता। और ये सब कुछ करने में आप तो क्या, आपके अगले 50 साल तक बच्चे करते ही रहेंगे और सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक तरीका बताया गया विच इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। हम यहाँ पर दो इक्वेशंस बनाते हैं, उन दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर एक वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये तरीका समझ में आया हम सबको? तेज करना है, हल्का करना है, क्या नहीं कर रहा, उसके बाद सही हो जाए। यहाँ पे आ रही है, देखो कितना खुश हो गया बता रहा है। तो अभी जो मैंने आपसे जुबानी एक बात करी कि हम लोग ओवरहेड्स को किस तरीके से एलोकेट कर रहे होंगे, अब इन सारी बातों को हम लोग एक बार इस पीडीएफ से पढ़कर देखते हैं कि आप एलोकेशन किस तरीके से कर रहे होंगे। सर आप एलोकेशन मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। अगर कोई रेंट है तो मैं उसको एलोकेट कर रहा हूँ किस बेसिस के ऊपर,
फ्लोर एरिया के बेसिस पर कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई की हुई है, आप उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा का ज़्यादा रेंट चार्ज कर रहे होंगे। सर इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग की इंश्योरेंस है या कोई मेंटेनेंस वगैरह है, वो भी आप उसी बेसिस पर एलोकेट कर रहे होंगे। फिर इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, मशीन की डेप्रिसिएशन हम किस बेसिस पर एलोकेट करेंगे? अगर एक मशीन है वो 3 डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं, प्रिंटर है, अब प्रिंटर तो एक ऐसी मशीन है कि तीनों डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे होंगे, तो आपसे सवाल मेरा कि आप किस बेसिस पर एलोकेट कर रहे होंगे? WDV बेसिस पर। किस चीज़ की WDV बेसिस पर? बस WDV पढ़ा हमने और बोल दिया। मशीन, मशीन तो एक ही है, प्रिंटर, एक प्रिंटर 3 डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं। मशीन आवर्स की बेसिस पर, मशीन तो एक ही है ना, उसी के आवर्स चल रहे हैं। नंबर ऑफ पेपर की बेसिस पर, अच्छा ऑप्शन है, नंबर ऑफ पेपर्स की बेसिस पर कर सकते हो आप कि किस डिपार्टमेंट ने कितना ज्यादा मशीन को यूज किया। दूसरा तरीका इन्होंने भी सही बताया, लेकिन थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मशीन आवर्स कौन से डिपार्टमेंट ने कितना यूज किया, प्रिंटर ए ने कितना चलाया, बी ने कितना चलाया, सी ने कितना चलाया, और फिर हम उनको उतनी कॉस्ट एलोकेट कर रहे होंगे। और इसके अलावा कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? सर ये जो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है डिपार्टमेंट, तो आप उसका खर्चा किस तरीके से एलोकेट करेंगे? आप डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ वर्कर्स की बेसिस पर एलोकेट कर देंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड खर्चा है तो वो आप एलोकेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, किलोवाट आवर्स भी हो सकते हैं। समटाइम्स आपको खर्चा एलोकेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन कॉस्ट, बेस्ड ऑन, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग की, बिल्डिंग का एक तो आपने रेंट दिया 1 लाख रुपए, वो आपने एलोकेट कर दिया नंबर ऑफ लेट से एरिया की बेसिस पे। लेकिन अगर मैंने उस बिल्डिंग के लिए कोई मेंटेनेंस पे करी है और सवाल के अंदर आपको ये नहीं बताया कि एरिया कितना है किस डिपार्टमेंट के पास, तो आप क्या करोगे? तो अब आपने जिस डिपार्टमेंट को जितना रेंट एलोकेट किया है उसकी बेसिस पर आप उनको मेंटेनेंस कॉस्ट या इंश्योरेंस वगैरह एलोकेट कर सकते हो। ये भी जायज़ तरीका है, क्योंकि लॉजिकली सोचो कि जो कॉस्ट एलोकेट की है वो भी आपने एरिया की बेसिस पर की है। अगर मैं ये वाली कॉस्ट दूसरी कॉस्ट की बेसिस पर एलोकेट कर दूं तो मेरा आंसर गलत नहीं आएगा। अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। सर आपके पास एक तो डायरेक्ट एलोकेशन होती है कि मैं खर्चा उठाऊं और तीनों डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दूं, लेकिन फिर उसके बाद आपके पास एक जो मसला आता है ना, वो ये आता है कि अगर एक डिपार्टमेंट आपस में फॉर सपोज दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाता हूँ। सर एक होता है आपके पास स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड के अंदर क्या करते हैं आप? वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर बट नो रेसिप्रोसिटी, नॉट बोथ वेज। यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, खर्चा उठाकर एलोकेट कर दो, बात खत्म। मसला कब आता है? जब रेसिप्रोकल मसला आता है कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को खर्चा दिया और वहां से कुछ खर्चा वापस मेरे पास आ रहा है। इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते रहना या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। नॉर्मली हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे होते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के अंदर आप क्या करेंगे? सर आपके पास फॉर सपोज इस तरह का एक टेबल आ रहा होगा, इस तरह का टेबल आ रहा होगा। इस टेबल को ज़रा समझने की कोशिश करना। इस टेबल में आपको लिखकर दिया हुआ होगा कि एक्स डिपार्टमेंट ने कितनी सर्विस दी? 10%। किसको? वाई को। ठीक है। वाई डिपार्टमेंट ने कितनी सर्विस दी? किसको? एक्स को। सर वाई डिपार्टमेंट ने वैसे कितना खर्चा इनकर किया? 60 का। बात समझ में आई? तो अब मैं इसकी इक्वेशन किस तरह बनाऊंगा? सर y ने 60 रुपीज की कॉस्ट तो इनकर की, ये बात लिखी हुई है यहां पर, लेकिन इसके साथ साथ और कितनी कॉस्ट इनकर की? 20% ऑफ। बात समझ में आई? मतलब एक्स डिपार्टमेंट को जितना भी खर्चा जा रहा होगा, एक्स डिपार्टमेंट को जितना भी खर्चा जा रहा होगा उसका 20% कहां आ रहा होगा? वापस वाई के पास। बात समझ में? दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। अक्सर बच्चे इस इक्वेशन को उल्टा बना लेते हैं, यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती होती है, तो हमें इस इक्वेशन को सही बनाना है।
सर इसका उल्टा काम एक्स डिपार्टमेंट के लिए भी करते हैं। एक्स डिपार्टमेंट ने अपना 100 रुपए का खर्चा तो बेयर किया होगा, इसके साथ साथ एक्स डिपार्टमेंट ने 10% ऑफ इन दोनों इक्वेशंस को आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन से कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा। फॉर सपोज इसने आंसर दिया हुआ है 106.12 एक्स का और वाई का आएगा 81.22। अब जरा सोचना मेरी बात कि ये जो आंसर आएगा ना, ये 60 से कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएगा ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि 60 का खर्चा तो मैं ऑलरेडी बेयर कर रहा हूं, मैं और ज्यादा खर्चा बेयर करूंगा एक्स की वजह से। तो 60 प्लस 20% आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 81.22। सिमिलरली एक्स ऑलरेडी कितना खर्चा बेयर कर रहा था? 100, और इसका 10%, वाई का 10% और बेयर करेगा, तो मेरे पास 106.12 की कॉस्ट आ रही होगी। ये बात समझ में आई सब? अगर ये चीज किसी को वेरीफाई करनी है, वो वेरीफाई भी कर सकता है। कैसे करेगा वो वेरीफाई? सर आप एक सिंपल सा काम करें, एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है? 100। इस 100 का आप 20% किसको दे दें? वाई को। फिर जो आंसर है उसका 10%। तो ये चेन आप चलाते रहेंगे, इसके अंदर नंबर ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, और आखिर में ये 106 के करीब आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आई? इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। यहां तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। अगली चीज मेरे पास होती है ओवरहेड रेट। अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो कह रहा था कि ओवरहेड्स को एलोकेट किस तरह करना है, किस डिपार्टमेंट को कितने ओवरहेड्स देने हैं, किस बेसिस पर देने हैं। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं? OAR का सिंपल फॉर्मूला क्या है सर? बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। बजटेड, तेज बताएं, बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब मैं कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट कर रहा हूं, लेट से 1 करोड़ रुपए, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा मेरी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। आप अपनी जितनी भी कॉस्टिंग करेंगे वो इस प्री डिटरमाइंड OAR की बेसिस पर कर रहे होंगे। तो आप बोलेंगे सर ये तो एक हवाई बात है, ख्याली पुलाव है, ये तो कम भी हो सकता है, ये तो ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा आप क्या करेंगे? आप इस OAR, एक चीज कॉन्सेप्ट समझना अपना, कभी भी बच्चे ये गलती करते हैं, वो समझते हैं शायद हम बजटेड को PNL के अंदर लेके जा रहे हैं। हम PNL के अंदर एक्चुअली लेके जाते हैं। आप PNL के अंदर एक्चुअली लेके जाते हो। आप करते क्या हो? आप ये OAR निकालते हो। इस OAR को निकालने के बाद आपका अगला काम क्या होता है? बजटेड लेवल से मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हो। जब आप इसको एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। फिर आप कंपेयर करते हो किसके साथ? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ, एक्चुअल लेवल ऑफ ओवरहेड्स के साथ, कि मेरा एक्चुअल खर्चा कितना हो। और अगर खर्चा ज्यादा हो गया होता है तो आप उसको अलग से क्लासिफाई कर देते हो एज एन अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। या फिर अगर खर्चा कम हुआ होता है तो अंडर एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा हुआ होता है तो ओवर एब्जॉर्ब करेंगे ना। समझो मेरी बात, एक मिनट समझो। अगर मेरा एब्जॉर्ब ज्यादा हो गया और एक्चुअल खर्चा कम है तो इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो गया, एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो गया, इसको मैं क्या बोलूंगा? ओवर एब्जॉर्ब। और अगर मेरा एब्जॉर्ब कम हुआ है और एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? अंडर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब को आप एज अ गेन रिकॉर्ड करेंगे और अंडर एब्जॉर्ब को आप एज एडिशनल कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे PNL के अंदर। दोनों सिचुएशन के अंदर आप घूम फिर के कहां पे आ जाएंगे? एक्चुअल पर आ जाएंगे। ये बात समझ में आई? तो ये जो मैंने OAR का चक्कर किया वो सिर्फ किसके लिए किया? प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाने के लिए किया। किसके लिए किया? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड एक्टिविटी बेस। अब आपके पास एक नॉर्मल कैपेसिटी, एक बजटेड कैपेसिटी और एक आपके पास ऑपरेटिंग कैपेसिटी होती है। सर इन तीनों में फर्क क्या होता है? सर डिपेंड अपॉन कंपनी का मूड, कंपनी का इरादा क्या है। कभी कभार कंपनी अपनी मैक्सिमम पे काम कर रही होती है, कभी कभार कंपनी अपने नॉर्मल पे काम कर रही होती है, कभी बजट पे काम कर रही होती है। ब्लैंकेट रेट वर्सेस डिपार्टमेंटल
रेट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंकेट रेट एंड डिपार्टमेंटल रेट? ये जो अभी आपने पढ़ा ना, ये था एक ब्लैंकेट रेट, मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को, पूरी की पूरी फैक्ट्री को कवर कर देगा ये। लेकिन फिर आप निकालते हैं एक अदर डिपार्टमेंटल रेट। डिपार्टमेंटल रेट का इस्तेमाल क्यों आता है? डिपार्टमेंटल रेट का इस्तेमाल होता है आपके पास जहां पर मैं उस डिपार्टमेंट के बजटेड खर्चों को डिवाइड कर देता हूं उस डिपार्टमेंट की बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ, ताकि जब जब एक यूनिट इस डिपार्टमेंट से गुजरेगा मैं उसको उतनी कॉस्ट एलोकेट करता चला जाऊंगा, और फिर वो गाड़ी इन सब डिपार्टमेंट से होती हुई जब आखिर में अपने स्टॉप पे पहुंचेगी तो वो इन सब से कॉस्ट लेकर आ गई होगी। बात समझ में आई? और आखिर में आप क्या कर रहे होते हैं? आखिर में आप अपने एक्चुअल ओवरहेड्स और अपने अप्लाइड ओवरहेड्स या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चल जाता है या तो मेरे खर्चे ओवर एब्जॉर्ब्ड होंगे या फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड होंगे। अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड होते हैं तो आप इसको एज अ गेन या एक्सपेंस के तौर पर, अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होते हैं तो आप इनको एज अ गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर आप बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर चुके हैं। ओवरहेड्स के अंदर ये बातें थी आपके पास। इसमें कोई सवाल पूछें? आसान सा चैप्टर था ये, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। शुरुआत तो आसानी से ही होती है ना जी। किसी का कोई सवाल? ओके, तो आपके पास एक ओवरहेड्स का सवाल है, एक आसान सा सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऑटम 2025 के अंदर आया था। और इसमें आपसे वो क्या कह रहा है? कंप्यूट द अंडर और ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री टू क्लोज द सेम। सर अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड, इसके अंदर आपको कैलकुलेट करने का कह रहा है, तो चलें अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले कंप्यूट द अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री टू क्लोज द सेम। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ मैस एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2025। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इनके एक्चुअल खर्चा भी अवेलेबल है, इनके बजटेड खर्चा भी अवेलेबल है। मैंने सवाल किस तरह रीड कर रहा हूँ इसको समझना। मैंने अभी नंबर्स पढ़े ही नहीं, मैंने अभी देखा ही नहीं क्या पूछ रहा है, मैंने सिर्फ क्या समझा, एक्चुअल कितना है, बजटेड कितना है, सिर्फ ये समझ रहा हूँ स्ट्रक्चर सवाल का क्या है। सर प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितनी हो रही है? डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने लग रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, ये मुझे पता चल गया। सर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 54,000 यूनिट्स की। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? प्रोडक्ट बी की भी आपको प्रोवाइडेड है, समझ में आ गया डेटा। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं पर यूनिट, और बजटेड, बात समझ में आई? तो अब मुझे बता सकते हो डायरेक्ट लेबर आवर्स ये निकले किस तरीके से होंगे? डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट टोटल लेबर आवर्स नंबर ऑफ यूनिट्स के थ्रू आपके पास आ गया, ठीक है गुड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी वाली? एक आपके पास एक्चुअल है, एक आपके पास बजटेड है। मुझे बताओ ये एक्चुअल कैसे आई होगी? सर ये टोटल एक्सपेंस होगा जो आया होगा, ये एब्जॉर्ब्ड नहीं है, याद रखना, एक्चुअल है। और इस तरीके से प्रोडक्ट बी की भी आपको बजटेड और एक्चुअल दोनों प्रोवाइडेड है। मामला सॉर्ट है यहां तक, कोई मसला? एडिशनल इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन मशीन्स एंड ईच मशीन रिक्वायर्स 5 ऑपरेटर्स। प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 10 आवर्स। सर सबसे पहले तो आपको कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर्स जो काम कर रहे होते हैं वो एक मशीन के ऊपर कितने कर रहे होते हैं? 5 ऑपरेटर्स। 5 ऑपरेटर एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 10 आवर्स। हम जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कितने दिन की होती है एक दिन में? कितने घंटे की होती है एक दिन में? 10 घंटे की। प्रोडक्ट ए इज प्रोड्यूस्ड ऑन 7 मशीन्स वाइल प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस्ड ऑन 8 मशीन्स। प्रोडक्ट ए को बनने में कितनी मशीनें लगती हैं?
7 मशीनें और प्रोडक्ट बी को बनने में 8 मशीनें। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए वॉज सस्पेंडेड फॉर 12 दिन। फुल वेजेस वर पेड टू ऑल मशीन ऑपरेटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। These labor hours and wages are included in the direct labor hours and cost shown above. सर हुआ यह है कि प्रोडक्शन जो आपने ए की करी वो 12 दिन के लिए क्या रही, सस्पेंडेड रही। तो अब 12 दिन के लिए जो हमने खर्चा किया होगा उसका क्या होना चाहिए, वो क्या बता रहा है उसके बारे में कि ये फुल वेजेस जो आप नॉर्मली पे कर रहे होंगे, फुल वेजेस वर पेड टू ऑल मशीन ऑपरेटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। दीज लेबर आवर्स एंड वेजेस आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड कॉस्ट शोन अबव। आपने इस कॉस्ट का पार्ट बना दिया, आपने इस कॉस्ट का पार्ट बना दिया। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू रुपीज 59.6 मिलियन कंपेयर्ड विद द बजट ऑफ रुपीज 60 मिलियन। आपके पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं 59 पॉइंट, और बजट कितना है 60 मिलियन का। MAS applies a single overhead absorption rate based on direct labor hours। आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होने चाहिए, कैसे निकालेंगे। अप्रोच पहली चीज क्या निकालोगे यहां पर, देखो जब मुझे अंडर और ओवर सोचने का तरीका, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड निकालना है तो आपको क्या दो चीजें चाहिए, बजटेड और एक्चुअल है। बजटेड और एक्चुअल ओवरहेड्स का डिफरेंस अंडर एब्जॉर्ब्ड होता है या ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है, या एब्जॉर्ब। यहां पर देखना जो गलतियां कर रहे हो यही गलतियां एग्जाम में हो रही होती है जो एग्जामिनर हो रहा होता है, ठीक है। अप्लाइड या एब्जॉर्ब बोलो उसे, और उसका डिफरेंस निकाल लोगे एक्चुअल के साथ। तो मुझे यहां पर क्या आइडेंटिफाई करना है, एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब निकालने के लिए क्या दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ एक्चुअल एक्टिविटी, और एक्चुअल एक्टिविटी तो मैं यहां से निकाल लूंगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहां पर असल मसला क्या है, OAR। OAR दिया है, निकाल सकते हैं, निकालो। कैलकुलेटर चलाओ जल्दी जल्दी, सिर्फ कैलकुलेटर चलना चाहिए, कोई पेन पेंसिल नहीं। कैलकुलेटर पे मुझे OAR निकाल के दो। OAR निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, OAR निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई बजटेड खर्चा कितना है, बजटेड खर्चा कितना है मोहम्मद साहब देख लें, 60 मिलियन। इस 60 मिलियन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, इस 60 मिलियन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ। यहां पर लेवल ऑफ एक्टिविटी में किसे कह रहा हूं, नंबर ऑफ लेबर्स को, नंबर ऑफ मशीन आवर्स को, नंबर ऑफ यूनिट्स को, किसको कह रहा हूं, किसका जिक्र हो रहा है यहां पर बार बार, लेबर आवर्स का जिक्र हो रहा है। तो मेरे लिए यहां पर लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, लेबर आवर्स। बजटेड लेबर आवर्स बता दो कितने, शाबाश। बजटेड लेबर आवर्स से डिवाइड कर दूंगा, बात बताऊं 240। कैसे निकाला 240, सब बताएं पहले, क्या आंसर आ रहा है दोस्त, कैलकुलेटर। कोई बात नहीं है, मोबाइल पे कर लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐप है मोबाइल में, किसी के पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर है, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है जी, बाकी हजार एक ने निकाल लिया, इतने सारे अभी तक गायब हैं। भाई सिंपल सी बात है, क्या हो गया, इतना क्या सोच रहे हो। ये रहा, प्रोडक्शन कितनी करनी है बजटेड 56,000, और 2 घंटे पर यूनिट पे लगते हैं, तो 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यूनिट कितने बनता है, 1,12,000।
ये हो गया किसका प्रोडक्ट, ए का। प्रोडक्ट बी का कितना होगा, 80 मल्टीप्लाई बाय किससे कर रहा था, किस एंगल से ये 1 लग रहा है, हाँ 1,00,000, इन दोनों का सम क्या बनता है, 2,40,000। इस 2,40,000 को मैं क्या कह रहा हूं, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा, 250। 250 पर क्या यूनिट, पर लेबर आर। 250 पर लेबर आर मेरे पास ये क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया, अब अगला काम क्या करोगे, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। देखो यूनिट से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास जो ओए आ रहा है वो पर यूनिट नहीं बल्कि पर लेबर आ रहा है, तो मुझे मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। अब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी बता दो क्या है, 2,00,000, ये कैसे निकला, आप कह रहे हैं 54 इंटू 2.04, सही है, मल्टीप्लाई कर लो, 54 इंटू 54,000 इंटू 2.04, और 86,000 को मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं 1.58 के साथ, तो इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1,00,000, और 86,000 का 1.58 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,00,000, इन दोनों का सम बताओ, 2,00,000, $2,46,040। अब इस 2,40,040 के अंदर, 2,40,040 के अंदर 12 दिन की कॉस्ट शामिल है, 12 दिन की कॉस्ट शामिल है या नहीं, तो मतलब 12 दिन की कॉस्ट शामिल है, तो 12 दिन की लेवल ऑफ एक्टिविटी भी शामिल है इसके अंदर, है या नहीं, तो इसको अलग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हमारी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं। और ये बात मुझे कैसे पता चली, ये लिख के दिया हुआ है कि जितने भी डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं और कॉस्ट हैं वो मैंने ऊपर इंक्लूड कर दिए। तो जब इन दिनों में कोई भी आपके पास एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, तो क्या मैं इसको एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी मानूंगा, इन दिनों में जो खर्चा हुआ या इन दिनों में जो एक्टिविटी हुई, क्या कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई, कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं हुई। बात समझ में आई, हाँ प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूँ, मैंने तो टोटल कर लिया, इसमें से सिर्फ प्रोडक्ट ए जो 12 दिन नहीं बना, उस 12 दिन के जो कॉस्ट थी वो अलग करनी है मुझे, तो 12 दिन की कॉस्ट अलग करूंगा, तो 12 दिन के लिए जो लेबर आवर्स हैं उनको भी तो अलग करूंगा ना, तो 12 दिन के मुझे लेबर आवर्स बता दो कितने बनेंगे प्रोडक्ट ए के। ये 2,46,040 बिल्कुल ठीक आंसर होता अगर ये सस्पेंशन ना होती, लेकिन सस्पेंशन आ गई तो मुझे इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। क्या हुआ, इतना मुश्किल सवाल है क्या, कितने घंटे माइनस कर दूं, हाँ आप अपना बताओ। 18 आवर्स कहाँ पर है, 18 कैसे पहुंचे आप, 12 दिन, एक एक करके दो एक एक करके 12 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या है, 1,10,000, हाँ मतलब ये आवर्स हैं, सही है, इसमें से प्रोडक्ट ए, ये सिर्फ प्रोडक्ट ए के आवर्स हैं, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट बी का कोई अमल दखल नहीं है, क्लियर है,
इसमें से कुछ घंटे ऐसे हैं जो कि गलत इंक्लूड हुए हैं यहां पर इंक्लूड होने, क्योंकि उन दिनों में काम ही नहीं हुआ। उन दिनों में काम हुआ नहीं हुआ। तो मुझे ये बता सकते हो कि वो दिन घंटे कितने बनते हैं? ये सवाल है मेरा। कितने घंटे हैं जो यहां पर एक्स्ट्रा पड़े हुए? सिंपल है बहुत। 120 कैसे निकाले? करीब करीब वो 10 घंटे हैं पर डे और 12 दिन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 12 और उसके बाद कैसे निकाला मुझे ये बताओ। 5 ऑपरेटर भी तो है ना। आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, एक ऑपरेटर है। आप जो कह रहे हो वो सही जवाब होता अगर एक और ऑपरेटर होता, लेकिन ऑपरेटर कितने हैं? 5 ऑपरेटर भी मल्टीप्लाई करो करो 120 को मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। और एक ऑपरेटर और 5 ऑपरेटर कितनी मशीन्स पर है? एक मशीन पर। 5 ऑपरेटर एक मशीन पर है, मशीनें कितनी है? 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो। आया सवाल समझ? जी मिस्टर मोहम्मद, नहीं समझ आया? तो सर मेरे पास जो सस्पेंशन के दौरान एक्टिविटी थी वो कितनी थी? 42 माइनस कर दो। अब मेरे पास जो आर्स आ रहे हैं वो कितने हैं एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जिसमें वाकई काम हुआ है? कितने? 2,41,000। ये है मेरे पास क्या? एब्जॉर्ब्ड, नहीं सॉरी, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एब्जॉर्ब क्यों कह रहा हूं मैं इसे? ये है मेरे पास एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जिसमें काम हुआ है। क्लियर है? इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? ओ आर से। मेरा ओ आर कितना है? 250। मल्टीप्लाई कराओ, क्या आंसर आ रहा है? 60,460,000। ये मेरे पास क्या है? एब्जॉर्ब, एक्चुअल नहीं। एब्जॉर्ब एक्चुअल क्या है? एक्चुअल तो ऊपर गिवन है, लेकिन अब मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ? एब्जॉर्ब को एक्चुअल के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ओवर या अंडर एब्जॉर्ब। लेकिन एक चीज का ख्याल रख, अभी जो आपने हरकत की है, अभी जो आपने हरकत की है, इस हरकत की वजह से आपने ये जो मतलब सस्पेंशन के दौरान आर्स हैं उनको अलग किया है, तो ऊपर जो कॉस्ट है वो भी गलत होगी ना, उसको भी सही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? उसको सही करके बताओ मुझे कितनी बनेगी कॉस्ट। मुझे वो कॉस्ट सही करके चाहिए। मुझे वो कॉस्ट सही करके चाहिए। ये लो सवाल, सही करके बताओ। 60 मिलियन? 60 तो बजट रेट थी भाई। देखो, आपके पास एक्चुअल खर्चा तो ये रहा ना, और ये रहा। ये एक्चुअल ठीक है, इसमें कोई मसला? मसला किसमें है? इसको ठीक कर दो। या बल्कि एक काम और करो ना, एक और आसान तरीका, आसान कर देते ना चीज को। एक्चुअल खर्चा है कितना ओवरऑल? इसको फिगर को उठा लो, 59.6 मिलियन को लो एक्चुअल। जो एडजस्टमेंट है, जो करेक्शन करनी है वो करेक्शन करो, बात खत्म, कंपेयर कर लो डायरेक्ट। 59.6 मिलियन में एडजस्टमेंट कितने ही करोगे, ये सवाल है। एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट ए के सस्पेंशन के दौरान जो मसला हुआ है वो मसला है, और कुछ नहीं है। अगर वो मसला ना होता तो मेरा जवाब सीधा सीधा था। क्या चाहिए? रेट? रेट कौन सा वाला? ओ यार, ओ यार तो निकाला हुआ है, ओ यार तो नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे कुछ और चाहिए यहाँ पे। क्या हुआ?
कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, आप सही कर रहे हो, बस थोड़ी सी चीज। क्या चीज? 305 कैसे आ रहा है? इसको, अच्छा इसको डिवाइड करवाया आपने, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ आपने इसको डिवाइड करवाया। सही, क्या आंसर आया? ये क्या है? ये ठीक है, इसको 4200 से मल्टीप्लाई करा दिया आपने। ओके जी, ऐसे ही किया आपने भी। मिस नूर करें ये वाली चीज बताएं जी, कोशिश करो, ये जो बात कर रही हैं वो ट्राई करो करके। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मसला इन दिनों में है ना, प्रोडक्ट ए में, तो प्रोडक्ट ए का एक्चुअल लेवल के ऊपर पर आर रेट निकालो, एक्चुअल रेट। पहले वैल्यू निकालो, माइनस प्लस की बात में इसके बाद, क्योंकि इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा। ये आपको दिया है इन्होंने कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो बुक्स में रिकॉर्डेड है वो कितने हैं, वो सिर्फ लेबर कॉस्ट है और कुछ नहीं है। ये ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तभी तो मैं इनको यूज कर रहा हूं। अगर आपने गौर किया हो, पहले मैं इनको यूज करने वाला था, लेकिन फिर याद आई एक बात, लेकिन फिर मैंने अचानक से पढ़ा एक चीज कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, अगर मैं इनको यूज करूंगा तो सिर्फ लेबर कॉस्ट निकलेगी, लेकिन हम तो ओवरऑल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं। शाबाश। तो अरे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उसे मैं बता दूंगा उसका चक्कर। सही है, बता दूंगा मैं उसका, वो क्यों ज्यादा आ रहा है, वो इस वजह से ज्यादा आ रहा है। ये क्या है और ये क्या है, कहाँ गया? सही है, डायरेक्ट लेबर आवर्स इनकर होते हैं उसके लिए। अब क्लियर है? चलो शाबाश, पहुंच गए हो। हाँ, आखिर में गलती है, प्लस माइनस में थोड़ा सा मसला है, और वो सवाल का ट्विस्ट है जी। यहां तक आए मिस्टर मुनीब, यहां तक आया? क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ इतना सा काम किया कि ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट लेबर का एक्चुअल खर्चा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया डायरेक्ट लेबर की एक्चुअल एक्टिविटी के साथ, तो मुझे पता चल गया कौन सा रेट, बजटेड रेट, ओएआर रेट या एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कितना है? 305। ये 305 पर लेबर आवर मुझे पे करना है, भले काम हो या काम, तो एक्चुअल के अंदर ये कॉस्ट बेयर हुई होगी या नहीं हुई होगी? हुई होगी, नहीं हुई होगी? मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ 305 को 4200 घंटे से। कितना? अब इसको आपने क्या किया होगा, इसमें से माइनस कर दिया होगा, ठीक है? मेरी बात सुनना जरा 2 मिनट के लिए। 59.6 मिलियन में अगर ये चीज ऐड हुई हुई है तो बुराई क्या है? एक्चुअल खर्चा तो है ना ये। मैंने इसके आवर्स माइनस किए थे थोड़ी देर पहले, क्यों किए थे? क्योंकि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ नहीं हुई, सिर्फ खर्चा हुआ है। क्योंकि ये कौन से आवर्स हैं? लेबर कॉस्टिंग पढ़े हुए बच्चे बता सकते हैं कौन से आवर्स हैं? आइडल आवर्स हैं। इस दौरान हमने लोगों को फारिग बिठा के रखा हुआ था, तो खर्चा एक्चुअल का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, खर्चा एक्चुअल का पार्ट बनेगा। लेकिन क्या एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ हुई? दिस इज द रीजन कि मैंने एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस करवाई थी। लेकिन क्या खर्चा माइनस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बल्कि उल्टा क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। क्योंकि उसने एक जुमला बोला है, उसने क्या जुमला बोला है कि दीज लेबर आवर्स एंड वेजेस आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड आर शोन अबव, मतलब इसके अंदर ये कॉस्ट शामिल नहीं है। तो ये जो 12 लाख आपने निकाले ये यहां पर ऐड करने उल्टा। आई क्या कर सकते हैं? या एक आपके डॉजिंग पॉइंट्स। सवाल सबने सही सॉल्व किया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने ये बात गलत पिक की कि इसको माइनस कर दिया या प्लस करना था, गलत पिक की, कितने नंबर जाएंगे?
एक दो नंबर, 6 नंबर का सवाल है, तुम 2 नंबर इसी में, 1 1.5 नंबर जाएगा इस चीज का कि आपने इसको गलत ट्रीट कर दिया। लेकिन अगर आपने 5 नंबर सही से वर्किंग के सिक्योर कर लिए तो मुझे बताओ पेपर पास हो जाएगा। आई बात समझ? ये चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको कि उस एक पॉइंट को पकड़ के रोते मत रहो, जो आता है वो करके आगे बढ़ो। 4200 निकाल लिया, 4200 305 निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके उसे आंसर बता दो। आपको माइनस समझ में आ रहा है, माइनस कर देना, कम से कम 5 नंबर तो मिलेंगे, 4.5 नंबर तो मिल जाएंगे। आई बात समझ कि मैंने यहां पर क्यों प्लस किया और क्यों माइनस किया? अगर थोड़ा सा दिमाग खोल के रखोगे तो ये प्लस माइनस वाली बात समझ में आ जाएगी पेपर के अंदर भी। लेकिन मैं ये कह नहीं सकता आपको कि आप बिल्कुल सही करके आओगे, क्योंकि पेपर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, हम बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं कर सकते। कोई सवाल इसके अंदर? गुड, अच्छा पॉइंट रेज किया। वाइल प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस्ड ऑन, तो मतलब ये 7 मशीनें जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए, ये लिखा हूं। प्रोडक्ट ए इज प्रोड्यूस्ड ऑन 7 मशीन्स, वाइल प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस्ड ऑन 8 मशीन्स। तो बी के लिए 8 मशीनें अलग हैं, ए के लिए 7 मशीनें अलग हैं। ए के 7 मशीनों के लिए मैंने 5 ऑपरेटर रखे हुए हैं पर मशीन, और हर ऑपरेटर दिन में कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे। और कितने दिन के लिए सस्पेंशन रही? 12 दिनों के लिए। उसने ये नहीं बोला कि ये 7 मशीनें दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर वो ये कहता तो फिर साथ में उसको एक और इंफॉर्मेशन देनी पड़ती। क्या? वो ये कहता कि इस 10 घंटे में ए कितने घंटे काम करता है और बी के लिए कितने घंटे मशीन चलती है, वो ये इंफॉर्मेशन देता। तो बिल्कुल ये वाली चीज करते होते हम लोग। और कोई मसला इसके अंदर? हाँ, सवाल था कि शिकायत थी कि सर आसान आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल करवाएं कुछ, इतना काफी है। ये सवाल मैंने बचा के रखा था वर्कशॉप के लिए। अभी एक और भी क्लास की चीज है, वेरिएंसेस वाली। क्या? सवाल बहुत आसान है। ये जो इसमें इसने डॉज किया है ना सस्पेंशन के अंदर, मैंने कहा ना अगर ये सस्पेंशन का पॉइंट ना होता तो ये सवाल होता ही नहीं, ये पेपर का सवाल नहीं होता। ये तो आई कैप ऐसे होता है ना, वो स्टार्टर में दे देता है सवाल। वैसे ही अभी भी स्टार्टर का ही सवाल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इस पास पेपर में अभी एक और सवाल आएगा जो आप बोलेंगे सर ये क्या है। छोड़ो ना, अभी करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ऑटोमेटिक। इसमें कोई बात जो समझ ना आई हो, देखो ये ऐसा सवाल है कि इसमें अच्छे खासे आपके मतलब ओवरहेड्स रिवाइज कर लिया, अब इसमें कुछ चीज़ें भी आपकी रिवाइज हो गई एक सवाल करने से। इसमें कोई बात जो ना समझ आई हो, क्लियर है?